बाजार बोलता है। इसमें एफआईज डीआईज का डेटा एक बार देख लेते हैं। देखिए, कल का जो मार्केट था उसमें एफआईज का डेटा बहुत ज़्यादा अच्छा तो आना ही नहीं था। 1977 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं वो, लेकिन 3228 करोड़ की बाइंग ये हमारे यहाँ के डीआईज करके ले गए। तो ये एक अच्छी चीज़ कि हमारे यहाँ पर डीआईज ने एक अच्छी बाइंग की है। तो नेट में जो इंस्टीट्यूशनल जो पोजीशन थी वो ये थी कि हमारी साइड पे प्लस ही देखने के लिए मिला, क्योंकि 3200 करोड़ की वो बाइंग करके ले गए, करीब 2000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की, तो लगभग 1200 साढ़े 1200 करोड़ रुपए की नेट में बाइंग हो गई है। अब एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल इंडिसेस किस तरह से कामकाज कर रही हैं आज के सत्र में। तो आज के सत्र में देखें तो एक तो कल अमेरिकन मार्केट ही तेज हो गए थे, जबकि अमेरिकी बेस पर कतर की साइड कतर में हमला भी हो गया था, उसके बावजूद वहाँ पर अच्छा चला था मार्केट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको भी डीप में बात करेंगे विनीत सर से कि ऐसा क्यों हुआ था और क्या कुछ हुआ था रात। इन सभी मुद्दों पर बात होगी। साथ ही अगर देखें तो शंघाई इंडेक्स करीब 1%, हैंसेंग करीब 2%, निकाई करीब 1% और कोस्पी तो करीब 2.5% ऊपर है। तो जबरदस्त तेजी चौतरफा देखने के लिए मिल रही है आज। वजह एक ही है, केवल युद्ध का रुकना, और कोई खास वजह नहीं है। उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं, सारी ही ग्लोबल इंडिसेस पर जबरदस्त इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। एक बार टॉप गेनर्स और लूजर्स भी देख लेते हैं। कौन सी कंपनियां हैं जो कि आज के सत्र में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, आउट परफॉर्म कर रही हैं ब्रॉडर मार्केट को। तो उसमें बजाज कंज्यूमर 11% ऊपर है, जेएम फाइनेंशियल 9% ऊपर है, स्वान एनर्जी 5.5% ऊपर है, मान इंफ्रा करीब 5.5% ऊपर है, लॉयड्स प्रेफरेंशियल उनका करीब 5.25% ऊपर है। तो ये कुछ शेयर हैं जहां पर कि एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिल रही है। कौन से काउंटर हैं जो कि आज बढ़त को खोते हुए दिख रहे हैं ऐसे मार्केट में भी, तो उनकी भी एक बार लिस्ट देख लेते हैं। तो बीईएमएल, केपीआईटी टेक, जीआरएसई, मिधानी, एस्ट्रा माइक्रो, सारे डिफेंस शेयरों ने अपनी तेजी खो दी है। देखिए, डिफेंस शेयरों पर हम ये बात भी करते हैं अक्सर कि जब भी मार्केट का सेंटीमेंट बदलेगा युद्ध से तो इनका क्या होगा। उस समय फिर सवाल क्या वैल्यूएशन के उठेंगे, इनकी ऑर्डर बुक पे बात होंगी कि ऑर्डर बुक से ज़्यादा इनके शेयर भाग चुके हैं। तो वो सारी बातें अब दोबारा शायद होंगी। विनीत सर से वही बात शुरू भी करते हैं। विनीत सर, ये जो डिफेंस शेयर आज गिरे हुए हैं, ये देखिए आउटलुक चेंज हुआ। भारत पाकिस्तान का युद्ध जैसे ही ख़त्म हुआ था तो तुरंत थोड़ा थोड़ा ये सॉफ्ट होना शुरू हो गए थे। इतने में फिर ईरान की टेंशन शुरू हो गई, फिर इनको दम मिल गया। ये सर हवा से ही चल रहे हैं कि या वैल्यूएशन और ऑर्डर बुक के नाम की भी एक चीज़ है कि हाँ ठीक है जस्टिफाइबल है ये वैल्यूएशन भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत नीचे आए तो अपॉर्चुनिटी है। देखिए, जैसे युद्ध विराम लग गया, थोड़ा सा हमने सेंटिमेंटली देखा कि इम्प्रूवमेंट आ गया तो ये सब स्टॉक्स नीचे आ गए। पर आप यकीन कीजिए, जब भी एक करेक्शन रुकेगा इन स्टॉक्स में, आप अच्छा उछाल देखोगे इन दी स्टॉक्स। क्योंकि जब भी एक बड़ी पावर रहती है जैसे यूएस, वो रिट्रीट करती है फ्रॉम इट्स ग्लोबल रोल, तभी आपके लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके पीछे सब कंट्रीज का इन्वेंट्री लेवल्स लो पे है। ये रैपिडली अपनी क्षमता बढ़ाएंगे, क्योंकि कौन कब किस पे वार करेगा आप बोल नहीं सकते हो। एनवायरनमेंट काफी अनप्रिडिक्टेबल है। तो हमें लगता है कि ये केवल एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें प्रिडिक्टेबिलिटी है अभी फिलहाल के माहौल में। तो हमें लगता है कि जैसे सिचुएशन, मतलब ये जो सेलिंग खत्म हो जाएंगी ऑफ वीक हैंड्स जो बुक करते हैं प्रॉफिट, उसके बाद में आप देखोगे कि काफी अच्छी तरह से ये सारे स्टॉक्स बढ़ जाएंगे। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि ईरान इसराइल युद्ध में सीज फायर हुआ, और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा दोनों देश मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा हमें शांति चाहिए, और अब शांति हो गई है, सीज फायर हो गया। तो ये एक अच्छी चीज़ जो कि मार्केट को आज तेज़ी दे रही है। विनीत सर, जो चीज़ें इस समय पिटी थी इस युद्ध के बाद, हमने आईटी को भी पिटते हुए देखा, हमने थोड़ा सा बैंकिंग को भी सॉफ्ट होते हुए देखा, हमने बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप की पिटाई होते हुए देखी। हालांकि एक दो दिन से थोड़ी सी रिजिलियंस दिखा रहे थे वो मिड कैप स्मॉल कैप, लेकिन एक बार तो उनमें पिटाई हो गई थी। सेंटीमेंट वापस लौट पाएगा, कॉन्फिडेंस है मार्केट में? क्योंकि हो क्या रहा है कि 9 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लेकर आ गए, उसके बाद
करीब करीब पूरे एक महीने बाद भारत पाकिस्तान हो गया, फिर करीब करीब एक महीने बाद ईरान इजराइल हो गया। तो हर जो पहले 15 दिन होते हैं हर महीने के, वो बड़े ख़राब निकलने लगे हैं, युद्धों में या टेंशनों में ही निकलने लगे। तो ट्रेडर्स अब तो पोजीशन बनाने से डरने लगे कि अगले महीने के लिए रोल ओवर करके जाना है या नहीं जाना है। इस बार जाना चाहिए सर? मुझे लगता है कि मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया कि 25,200 के ऊपर स्टेडी हो जाएगा एक हाथ 2 दिन के लिए। उसके बाद में आप देखोगे कि अच्छा उछाल आ जाएगा मार्केट में, क्योंकि हमने ना एक अ, तीन तीन सेल ऑफ देखे थे हमने पिछले 1 डेढ़ महीने में, और मार्केट न्यू हाइस के ऊपर ही आ रहा है। तो ये लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आप देखोगे कि काफी अच्छी बढ़त हो जाएगी बाजार में। ठीक बात है। सर कल रात जैसे हमने देखा कि ईरान ने पहले तो अभी आज सीज फायर हो गया, लेकिन रात कल ईरान ने कतर पर हमला किया था, अमेरिकी बेस पर हमला किया था, अमेरिकी बेस। लेकिन देखिए अमेरिकी मार्केट क्यों तेज हुआ था उस समय, क्योंकि अमेरिकी बेस पहले से ही खाली पड़ा था, वहाँ पे कुछ था नहीं, तो मिसाइलें गिरी। और मुझे लगता है कि सर ये अब एक बातचीत हो जाती है कि भाई हमें अपना इज्जत दिखानी है अपने देश में, तो फ़ोन पे ही शायद बात हो जाती है कि आप अपना खाली कर लो बेस वेस, हम वहाँ 1-2 पटाखे छोड़ देंगे और हम दिखा देंगे, टीवी में तस्वीरें आ जाएंगी 5-6 मिसाइलें गिरी। और अच्छी बात ये थी कि कतर ने बोला कि हमने सारी मिसाइलों को हवा में ध्वस्त भी कर दिया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की भी आई कि वहाँ पर कुछ नुकसान हुआ, कतर ने बदला लेने की धमकी दी। लेकिन अब चूंकि सब सीज फायर ही हो गया, तो आई थिंक कि कतर भी शायद अब ऐसा कुछ नहीं करेगा। सऊदी अरब ने हमले को भी गलत बताया, कई गल्फ देशों ने अपने एयर स्पेस उस समय बंद कर दिए थे। लेकिन ये सारी चीज़ें सर जो थमी हैं, इससे जो ग्लोबली जो एक्सपोजर रखने वाली कंपनीज हैं लाइक टाटा मोटर, वेदांता, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सभी में आप क्या करना चाहिए सर? देखिए, आईटी स्टॉक्स को छोड़ के मुझे काफी कॉन्फिडेंस है कि सारे स्टॉक्स एग्रेसिवली रिकवर करेंगे। आईटी स्टॉक्स भी रिकवर करेंगे क्योंकि रुपया काफी वीक हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स में संभावना फंडामेंटल्स की थोड़ी इश्यूज है। काफी लेऑफ्स हो रहे हैं अमेरिका में, और बीएफएसआई स्पेस पे इनका एक्सपोजर है। बीएफएसआई स्पेस में आप देखोगे अभी युद्ध से अभी सिचुएशन वापस फोकस अमेरिकन इकोनॉमी और अमेरिकन डेट सिचुएशन पे चला जाएगा। तो हमें लगता है कि आप अगर इन स्टॉक से दूर रहेंगे तो आपके पोर्टफोलियो पे बेहतर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बैड स्टॉक्स है, लेकिन जब आपको सेम बेटर ग्रोथ डोमेस्टिक स्टोरीज में मिल रही है तो आप इन स्टॉक्स के पीछे क्यों भाग रहे हैं जो 4-5%, 8-10% रिटर्न ग्रोथ कर रही है कंपनीज। ठीक बात है सर। एक सर हमारी जो एविएशन कंपनीज थी ये थोड़ा परेशान हो गई थी। कल रात भी जब कतर वाली न्यूज़ आई थी तो एयर इंडिया ने अपनी जो वेस्टर्न एशिया वाली जितनी भी फ़्लाइट्स थी वो रद्द कर दी थी, और इंडिगो की भी बहुत सारी उड़ानों में डिसरप्शन आए थे। सभी ज़्यादातर जो एविएशन कंपनीज हैं सब परेशान हो गई थी। वैसे ही सर जूझ रही थी, क्रूड ऑयल ऊपर आ रहा था, हालांकि अभी तक एटीएफ के प्राइसेस नहीं बढ़े, लेकिन एक डर तो था ही बैक ऑफ द माइंड कि जब क्रूड ऑयल ऊपर आता है तो एटीएफ के प्राइसेस ऊपर आ जाते हैं। हालांकि क्रूड ऑयल कल रात अच्छे से नीचे आ गया 8-9%, और ये एक बड़ा कुशन होगा। एविएशन कंपनीज में क्या करें सर, जिनका 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है, जियोपॉलिटिकल रिस्क उनकी डिमांड कम कर देता है, और जियोपॉलिटिकल रिस्क से जो क्रूड बढ़ता है वो उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ा देता है। ऐसे में अब रिवर्स तो हो गया ट्रेंड फिलहाल के लिए, इन पर बैट लगानी चाहिए या नहीं? किन स्टॉक्स पे सर? सर एविएशन कंपनीज पर, इंडिगो, स्पाइसजेट। देखिए, ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, काफी बढ़ चुके हैं। मुझे लगता है कि आपको स्पाइस जेट पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। हमें लगता है कि काफी टर्न अराउंड हो चुका है, तो ये सर्वाइवेबिलिटी का इशू तो चला गया है। ओके। तो यहाँ से स्पाइस जेट अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हम उम्मीद रखते हैं कि स्पाइस जेट अच्छी परफॉर्म करेगी। ओके सर, कहाँ तक जा सकता है स्पाइसजेट? ये देखिए, ये थोड़ा टर्न अराउंड स्टोरी है, इसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा, बट हमें लगता है कि काफी बढ़िया स्टॉक है ये। अच्छा ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए मतलब इस काउंटर पर बैट लगाई जा सकती है। ठीक है
अक्सर लोग सर इंडिगो पर बात करते हैं, लेकिन आप एक ऐसे एनालिस्ट हैं जिन्होंने स्पाइस जेट पर आज बात की है, वरना सब लोग इंडिगो के को बाय कर देते हैं या होल्ड बोलते हैं, स्पाइस जेट से दूर रहते हैं। लेकिन सर एक चीज़ जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इस पर कुछ क्लैरिटी है क्या? ये बंद ही रहेगी अभी जो ईरान ने बोला, या अभी उसको लेकर भी क्लैरिटी आई है कि वो खुल जाएगा, ओपन रहेगा, कुछ ऐसी बातें सर? सर हॉर्मुज स्ट्रेट अगर बंद रखने का था ना, तो अभी क्रूड ऑयल $90 हो चुका होता। जबकि वो $66 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये अ, अभी बंद नहीं होगा। क्योंकि देखिए, ईरान अपनी इकोनॉमी तो क्लोज नहीं कर सकता है, ऑयल के ऊपर पूरा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको ऑयल तो चाइना भेजना ही पड़ेगा। और इस टाइम पे जब पूरा मिडिल ईस्ट उसके खिलाफ है, भले वो बोलते नहीं रहेंगे उनके खिलाफ है, तो वो और उनके मतलब वो जो इस्लामिक वर्ल्ड में और दरारें पड़ जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट को फिलहाल बंद कर पाएगा। सही बात है, क्योंकि हुर्मुज़ से, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से करीब दुनिया का 27% क्रूड का आवाजाही होती है, और इंडिया का मिडिल ईस्ट से जो एक्सपोज़र है वो करीब 40% क्रूड इंपोर्ट का है, और मतलब गल्फ़ रीजन प्लस मिडिल ईस्ट। और साथ ही अगर देखें जो रशिया है वहाँ से करीब हम 38 to 40% अपनी क्रूड रिक्वायरमेंट का इंपोर्ट करते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 20% आते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया के करीब 5.5 से 6 मिलियन बैरल का पर डे का क्रूड इंपोर्ट होता है, जिसमें करीब 2 मिलियन बैरल पर डे का एक्सपोजर मिडिल ईस्ट से था। तो ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट थी, और इसीलिए अमेरिका भी पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि कल भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही थी। कच्चे तेल की कीमतें कल 9% टूट गई थी, क्योंकि ईरान का जो अमेरिकी बेस पर जो हमला हुआ था वो उम्मीद से कम था। तो ये पहले ही रात ही क्लियर हो गया था कि ये केवल अपने फेस को दिखाने के लिए, अपनी इज्जत दिखाने के लिए हमला किया गया था, कि पहले से अमेरिकी बेस खाली था और फिर ईरान ने हमला किया, उनके एनर्जी एसेट्स पर नहीं किया। तो इससे अमेरिकन मार्केट तो पहले ही खुश हो गया था। मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर सो स्मार्ट कि उनको पहले ही पता था कि अब ये युद्ध एंड की तरफ जा रहा है। और अगर आप देखेंगे, लोग संडे को जब बात कर रहे थे कि अमेरिका युद्ध में उतर गया है, तो क्रूड ऑयल कल भाग जाएगा, और कल क्रूड ऑयल एक स्पाइक दिया मॉर्निंग में, लेकिन उसके बाद टूटना शुरू हो गया। सभी देश तेल कीमतों को निचले स्तर पर रखें, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिल किया जाए, उन्होंने अपने देश में ये बोला है। विनीत सर, ये ठीक है कि इस बार तो हमला टल गया, सब कुछ चीज़ें चलिए सीज़ फायर हो गया, लेकिन बार बार जो बात फंस जाती है वो क्रूड ऑयल पर फंस जाती है, इंडिया की भी और अमेरिका की भी और यूरोप की भी, क्योंकि सभी की जो इन्फ्लेशन बढ़ाने का एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्रूड ऑयल ही रहता है हर बार। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था उस समय $140 पहुंचा था। जब 2008 का कोलैप्स आया था उस समय क्रूड ऑयल $147 पर बैरल तक पहुंच गया था, और इन्फ्लेशन दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इस बार भी बढ़ गई थी 2020, जब ये 22 में रशिया यूक्रेन हुआ। यूरोप वगैरह ने तो अपनी 40-40 साल की हाई इन्फ्लेशन देखी, जो कि उनकी एक जनरेशन ने नहीं देखी थी। सर, ये जो चीज़ें हैं क्रूड ऑयल, इसको लेकर भारत को कितना सीरियस होना चाहिए? क्या भारत में भी ड्रिलिंग ज़्यादा होनी चाहिए? और ये जो ड्रिलिंग डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि ज़्यादा करो, इस पर कितना फोकस रहेगा? इससे ड्रिलिंग कंपनियों का क्या होगा? जिंदल ड्रिलिंग, अबान ऑफशोर जैसी कंपनियां जो रिग बनाती हैं ड्रिलिंग में। देखिए, फिलहाल एनर्जी सिक्योरिटी हर एक कंट्री के लिए बहुत अहमियत रखती है, और इंडिया का काफी अग्रेसिव प्लान है फॉर ड्रिलिंग। तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करेगा आगे चलते हुए भी। अंडमान में भी इंडिया को बहुत बड़ा ऑयल फाइंड मिला है, उधर भी आप देखोगे काफी ड्रिलिंग एक्टिविटी चालू हो जाएगी। तो हम ये सेक्टर पे काफी ऑप्टिमिस्टिक है, हालांकि जिंदल ड्रिलिंग काफी चल चुका है ऑलरेडी। ओके। और सर, अबान ऑफशोर? अबान ऑफशोर पे कोई राय नहीं हमारी। अच्छा, ठीक है सर। सर, एक चीज़ जो ये ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं,
लाइक मैं स्मॉल कैप की ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करूंगा, लाइक सेलन एक्सप्लोरेशन, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन या डीप इंडस्ट्री, जो कि इन कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इट्स नॉट डायरेक्टली इनटू द एक्सप्लोरेशन। तो ऐसी कंपनीज में कोई आपको लगता हो कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा खर्चा होने का फ़ायदा मिलेगा? नहीं, डीप इंडस्ट्रीज डेफिनेटली हमें लगता है अच्छा परफॉर्म करेगी। इनको जो वो फ्लैगिंग सैगिंग ऑयल फील्ड्स थे उधर उनको काफी मिले हैं, वहां से वो ऑयल भी प्रोक्योर करेंगे और उससे उनका नफा भी काफी बढ़ सकता है। ठीक है सर। तो ये दीप इंडस्ट्री थोड़ा सा इस चीज़ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं सर। भारत अमेरिकी ट्रेड डील पर एक अपडेट आया है, जहां पर कि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। 9 जुलाई से पहले एग्रीमेंट करने का टारगेट था, लेकिन अमेरिका चाहता है हमारे डेयरी और एग्री सेक्टर में एक बड़ा मार्केट एक्सपोजर। और भारत ने एग्री और डेयरी सेक्टर में अमेरिकी एंट्री को अभी तक तो रोक कर रखा है और उस पर बातचीत भी हो रही है कि हम आपको नहीं घुसने देंगे इजीली। लेकिन अब आगे ये देखना होगा कि क्या कुछ रहेगा। विनीत सर, कैसे देखें एग्री और जो हमारी डेयरी सेक्टर है, इस पर पूरी दुनिया की नज़रें। पहले न्यूजीलैंड भी लगाता था कि हमारे डेयरी सेक्टर में एंट्री कर जाए, यूरोप के भी कुछ देश इस तरह की ट्राई कर चुके हैं, अब अमेरिका कर रहा है। हमारा डेयरी सेक्टर वल्नरेबल है या यहाँ से चल जाएगा अगर भारत सरकार इनका पक्ष ले लेती है पूरी तरह से? तो भारत सरकार कभी भी इनका पक्ष नहीं लेंगी, क्योंकि एग्री सेक्टर जो है वो 70% ऑफ इंडिया स्टिल एग्रीकल्चर है और उसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी ये सरकार, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। दूसरी चीज क्या है, जिस तरह से अगर आप वो डॉक्यूमेंट पढ़ोगे ना ट्रेड डील के बारे में, तो आप देखोगे कि ये हर एक चीज अपने खिलाफ, अपने को डिक्टेट करने की हुमाकत कर रही है ये सरकार। और इंडिया भले बात नहीं करती रहेगी पब्लिक में, पर इसको एब्सोल्युटली कोई भी ये डिक्टेट होने नहीं देंगे। दूसरी चीज आप देखिए, जगन्नाथपुरी में जब अमेरिका से लौटे, कनाडा से लौटे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने बोला था कि यूएस को मैंने नकार के मैं आपके पास आया। दूसरी चीज, आपके ईएम जो है जयशंकर ने, उन्होंने बताया कि आप भारत से दोस्ती करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर और कुछ करोगे तो आपको भी हम सबक सिखाएंगे। ये बहुत डिप्लोमेटिक भाषा में बताया गया है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अमेरिकन ट्रेड डील होने वाला नहीं है। 9 तारीख को हो सकता है कि ट्रम्प बहुत सारे सैंक्शंस इंडियन एक्सपोर्ट्स पे लगा सकते हैं। तो सर ऐसे में आपका कोई पसंदीदा शेयर इस पूरे सेक्टर में, इस स्पेस में? डेयरी में हमें तो सारे पसंद आते हैं, ग्रोथ काफी है, वैल्यू एडिशन अच्छी हो रही है, हेरिटेज फूड्स है, दोदला डेयरी सबसे बढ़िया, दोदला डेयरी है, बहुत अच्छा स्टॉक है। ओके, हम इसको थॉरली रेकमेंड करेंगे। ठीक है। और एग्रीकल्चर साइड में सर कोई कंपनी आपकी पसंद में हो, लाइक फर्टिलाइजर में या एग्रीकल्चर में, जैसे रैलिस, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, इस तरह में? आप कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स देख सकते हैं, ये काफी अच्छी कंपनी है। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अग्रेसिव है, तो हमें लगता है कि ये काफी बेहतर परफॉर्म करेगी। ठीक है। एक और खबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त से कुछ शेयरों की F&O से छुट्टी हो रही है, यानी कि वो F&O से बाहर हो रहे हैं। 8 शेयर हैं वो जो कि F&O से बाहर हो रहे हैं। 29 अगस्त तक तो इनके फ्यूचर की ट्रेडिंग होगी, लेकिन 29 अगस्त के बाद ये F&O से बाहर हो जाएंगे। ज़्यादातर शेयरों को हाल में ही F&O में एंट्री भी मिली थी। इनके नाम हैं AB फैशन, ATGL, अदानी टोटल गैस, CESC, IRB, ग्रैन्यूल्स, जिंदल स्टेनलेस, पूनावाला फिनकॉर्प और SJVN। इनमें हाल में जो एंट्री करने वाले थे वो ATGL, IRB इंफ्रा, जिंदल स्टेनलेस, पूनावाला फिनकॉर्प, SJVN, ये सभी शेयर थे, काफ़ी सारों शेयर जिनको हाल में ही F&O की एंट्री मिली थी। विनीत सर, ये जो नाम हैं इनमें ख़ास तौर से जैसे आप ATGL को काफ़ी क्लोजली देखते हैं, क्योंकि पूरा अदानी ग्रुप आप अच्छे से देखते हैं। ATGL चला भी नहीं है,
भले ही वो एफ एंड ओ में आया था या एफ एंड ओ में नहीं आया था, दोनों ही केस में नहीं चला था, तो ऐसे में कुछ शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद करेगा मार्केट अगस्त तक, या ये अभी ऐसे ही सुस्त पड़ा रहेगा, रेंज में पड़ा रहेगा और अपने फंडामेंटल के हिसाब से, अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से ही चलेगा? देखिए, एटीजीएल जो स्टॉक है, ये हैज अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ जोग्राफीज इन द कंट्री अंडर गैस। अभी 9, 10, 11 राउंड में जो इसने बिडिंग की थी, उसके पाइपलाइन की दिक्कतों से उनके टारगेट्स मीट नहीं हुए। ओके। पर अभी पाइपलाइंस भी आ गई है और ये भी चल पड़ेंगे। तो हमें लगता है कि एटीजीएल अगर आप अ, एक 4-5 साल के लिए अगर आप रख सकते हो, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अडानी ग्रुप में का सबसे बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। अच्छा, अदानी ग्रुप का सबसे बड़ा मल्टीबैगर ये बनेगा सर? क्योंकि तो सर, वैल्यूएशन इतनी सस्ती है, तो जैसे उनके वॉल्यूम्स फ्लोज आते रहेंगे, ये स्टॉक तभी बढ़ जाएगा। लेकिन सर मैं देख रहा था कि इसकी मार्केट कैप आज भी आईजीएल या एमजीएल इन सभी से ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में इसका नेटवर्क उनसे भी बड़ा हो जाएगा? उनके पास इंडिया में के सबसे बड़ी नंबर ऑफ जोग्राफीज है। जी। मतलब जितने रेगुलेटेड मार्केट्स है, उनके पास मैक्सिमम है इंडिया में। अच्छा, क्योंकि सर इसकी मार्केट कैप मैं देख रहा हूँ कि 71,000 करोड़ रुपए है, और आईजीएल की मार्केट कैप कुल 29,000 करोड़ रुपए, एमजीएल की मार्केट कैप करीब 14,000 करोड़ रुपए, और गुजरात गैस की जो मैं मार्केट कैप देख रहा हूँ वो करीब है 30,000 करोड़। मतलब कि जितने करोड़ में ये कंपनी मिलती है उतने में वो तीनों मिल जाती हैं, करोड़ वाइज, मार्केट कैप वाइज सर। तो ये मतलब वैल्यूएशन में थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि सर ये किस तरह से अट्रैक्टिव है। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया का जो 35 मिलियन एमएमएसईएमडी का मार्केट है, वो अगले 5-6 साल नहीं, 7-8 साल में आपका 4 गुना लगभग होने वाला है। ओके। तो जो सबसे लार्जेस्ट कंपनी है इसमें, वो सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगी। तो हमें लगता है कि अडानी टोटल गैस ने उनका नेटवर्क बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ाया है। ये ईवी चार्जिंग में भी काफी उन्होंने अग्रेसिव प्लान्स है उनके। तो हमें लगता है कि यहाँ से जब प्ले आउट होगी स्टोरी, तो ये काफी अग्रेसिवली प्ले आउट है। हालांकि सारे स्टॉक बढ़ जाएंगे, पर अच्छा, हमें लगता है कि मैक्सिमम बैंग फॉर द बक आपको अडानी टोटल गैस में मिल सकता है। ठीक है सर। जब अदानी की बात हुई है तो मैं पूरे ही अदानी की बात कर लेता हूँ, क्योंकि अदानी में आज एजीएम भी है एंटरप्राइजेस की, तो क्या उम्मीदें करेगा मार्केट अदानी एंटरप्राइजेस की एजीएम से, और क्या कुछ उम्मीदें रखनी चाहिए ओवरऑल ग्रुप से, क्योंकि इसमें बहुत सारी खबरें आती हैं और नेगेटिव खबरें। अच्छी चीज़ ये है कि अब लगभग आना बंद हो चुकी हैं, जो क्लैरिटी इनको मिलनी थी, जहाँ जहाँ से इनको क्लियरेंस मिलनी थी, जो जो इल्ज़ाम लगे थे वहाँ पर ज़्यादातर इनके जो इल्ज़ाम थे वो सब क्लियर हो चुके हैं। क्या उम्मीदें हैं सर? मुझे लगता है ये स्टॉक यहां से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप देखिए इनकी जो कल की अनाउंसमेंट है, जहां पे इन्होंने हाइड्रोजन प्लांट का इंसेप्शन चालू कर देखा, कमेंस कर दिया है, 5 मिलियन टन वाला पायलट प्लांट। तो मुझे लगता है ये एक ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर की ओर में ये पहले उनके कदम है, जिस रीजन के लिए इनकी जो सब्सिडरी बनाई गई थी। और ये शेयर आपको यही रेंज में लेना चाहिए। इसमें वजह आपको बताऊंगा कि आप देखोगे कि जब भी कुछ तेजी आती है अडानी ग्रुप में, तभी काफी एक्शन होता है नेगेटिव फ्रॉम द डीप स्टेट, तो ये बढ़ नहीं पाता है। पर मुझे लगता है कि आप ये शेयर लेके रख दीजिए, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि इसमें अगर आप इनके जो सेक्टर्स आप देखोगे, कॉपर, हाइड्रोजन, डिफेंस, कोल, सोलर एनर्जी, विंड मैन्युफैक्चरिंग, टर्बाइंस, लगभग सब कोई, वाटर है, रोडवेज है, तो सारे इनके जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये ट्रूली एक बहुत बेहतरीन इंक्यूबेटिंग कंपनी है। और आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि इनके जितने भी बाकी के स्टॉक्स लिस्ट हुए हैं, अडानी, अडानी
गैस, अडानी ग्रीन, ये कंपनी से निकल के बाहर सक्सेसफुल बिजनेस बनने के बाद में इनको लिस्ट किया गया है। तो इनकी जो क्षमता है टू इंक्यूबेट बिजनेसेस एंड मेक देम लार्ज सक्सेसफुल बिजनेसेस, काफी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। तो हम इसके ऊपर काफी बुलिश है ये स्टॉक। बिल्कुल। इस समय गौतम अदानी एजीएम में बोल भी रहे हैं। मैं कुछ आपको उनके की पॉइंट्स बता देता हूं। उनकी लाइव इस समय एजीएम चल रही है, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज ऑन ट्रैक हैं इस साल में 30% ग्रोथ के लिए। दूसरा, अदानी डिफेंस ड्रोन्स वर पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, तो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अदानी पोर्ट हिट्स रिकॉर्ड 450 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो। और अदानी न्यू इंडस्ट्रीज टू हैव 10 गीगावाट इंटीग्रेटेड सोलर मॉड्यूल इन FY27। तो अदानी न्यू इंडस्ट्री, आई थिंक सर अदानी न्यू इंडस्ट्री अदानी एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी है ना, 100% ओन। 100% ओन सब्सिडी। एंड दूसरा, इनकी जो अदानी एयरपोर्ट वाली सब्सिडरी है वो भी 100% ओन्ड है। तो इसमें सर इनकी भी वैल्यू अनलॉकिंग होनी है किसी की, कुछ लगता है नियर टर्म में अदानी एयरपोर्ट को लेकर? तो आई थिंक उन्होंने नियर बोला टर्म भी में कोई वैल्यू अनलॉकिंग नहीं होगी, कोई वैल्यू अनलॉकिंग नहीं होगी अगले 3 से 4 साल तक। ओके, ठीक है। तो अभी अदानी टोटल गैस आपको सबसे अच्छा लगा सर? अगर मैं दूसरी पिक आपसे लेना चाहूं इसी पूरे स्पेस में तो कौन सी रहेगी, बस ये बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन सर। अडानी ग्रीन सबसे बेहतरीन है। अच्छा, तो अदानी टोटल गैस और अदानी ग्रीन, ये दो काउंटर जो कि विनीत सर की भी रडार पर हैं, अंशुल जी की भी रडार पर रहते हैं। विनीत सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, थैंक यू सर। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ VNK कैपिटल के हेड रचित खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं। रचित भाई, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आपको, सभी दर्शकों को, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, हाल तो मतलब काबिले तारीफ हैं। जिस तरीके से कॉमेडी सर्कस चला रखा है उसको देखने में मजा आ रहा है। और उधर आप B2 बॉम्बर गिरा देते हैं ईरान के ऊपर, ईरान आप बोलता है भाई साहब वहां तो सामान ही नहीं था, डाला क्यों पता नहीं। पेंटागन से स्टेटमेंट आता है कि हमने 2 फ्लीट ऑफ B2 बॉम्बर उड़ाए थे, क्योंकि ट्रुथ सोशल पे जो ट्रम्प साहब ने बोल दिया था उसके बाद हमें लगा था कि एक तो ट्रैक हो जाएगा तो हम 2 उड़ाते हैं। अब 2 B2 बॉम्बर आपने उड़ा के ईरान पे जहां बॉम्ब गिराए वहां कुछ था नहीं। अभी सर कुछ देर पहले ट्रम्प साहब की तरफ से स्टेटमेंट आता है, ईरान को थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं कि साहब बहुत अच्छा किया, आपने हमें पहले ही बता दिया था कि आप अटैक करने वाले हैं, इसलिए कोई कैजुअलिटी नहीं। मतलब सर किस किस्म की कॉमेडी चल रही है? कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं हम यहाँ पे, जहां हम बॉम्ब गिराने से पहले बोल देते हैं भाई साहब आपके यहाँ बॉम्ब गिराने वाले हैं, तैयार हो जाओ। क्या हो रहा है सर? ये कौन सी लड़ाई है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सर, ये अच्छी बात है ना, प्रेमपूर्ण लड़ाई चल रही है। अगर उस लड़ाई में भी मतलब प्रेमपूर्ण लड़ाई में भी कितने लोग जान गंवा देते हैं। अगर सही में गुस्से वाली लड़ाई शुरू हो जाए तो मतलब तो फिर क्या ही होगा, आप समझो। मतलब ह्यूमन लाइफ की तो कोई वैल्यू नहीं है ना सर। इन लोगों की आपस की डिप्लोमेसी है, इनके आपस के ईगो हैं। सर ईगो मतलब ये लड़ाई थोड़ा ना सर। सर एक ना देसी भाषा में बोला जाता है स्वांग रचाया जा रहा है। ये स्वांग क्या रचाया जा रहा है? पूरी नाटक हो रहा है सर यहाँ तो। और आउट एंड ओपन आके और बोलने लग गए कि हम नाटक कर रहे हैं। सर कम से कम पिक्चर आप देखने जाते हैं तो पिक्चर में ये तो नहीं होता ना कि एक्टर एक्टिंग करते वक्त ही आपको बोल दे कि मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरा तो ये कैरेक्टर ही नहीं नहीं, है। उसमें कम से आता कम है पहले जब आपको नंबरिंग, जब वो लोगों के नाम आते हैं ना, एक्टर एक्ट्रेस के जो स्टार्टिंग होती है उससे पहले बताया जाता है कि ये घटना सच्चे तथ्यों पर आधारित है या ये काल्पनिक है। अब वो तो सर बट आपको पता है ना, आप ये पिक्चर आप इसको आप इसको दोनों तरह से मान सकते हैं, सच्चे तथ्यों पर भी आधारित है और काल्पनिक भी है। तो ये तो है सर। लेकिन मैं अभी विनीत सर से यही बात कर रहा था, देखिए कि ये जो चीज़ थी कि अमेरिकी बेस खाली करा दिए गए थे पहले ही, वहाँ पर आपने मिसाइलें छोड़ी और डोनाल्ड ट्रंप तो खैर अलग ही। देखिए एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको अगले 4 साल, कोई दिक्कत नहीं है सर। 3 महीने से तो मिल ही रहा। अप्रैल में मिला, मई में मिला। मई में उन्होंने, देखिए भारत पाकिस्तान वाला मैटर सीरियस हो रहा था क्योंकि वो दोनों मजाक नहीं करते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आकर लास्ट में कॉमेडी कर दी। कहते मेरे से दोनों ने पूछ के वो किया था सीज फायर। कल भी उन्होंने यही किया रात। उन्होंने कहा ईरान भी मेरे पास आया, इजराइल भी मेरे पास आया, दोनों ने बोला पीस पीस पीस, तो मैंने कहा ठीक है पीस। ये सर आपको एक गजब है और चीज सर। बताते हैं, और आई एम प्रीटी श्योर आपने ये न्यूज पढ़ी होगी, ये थर्सडे फ्राइडे लास्ट वीक में आई थी
कि इजराइल की जो इन्वेंट्री है वो कम हो रही है, हाँ। उधर ईरान की भी इन्वेंट्री कम हो रही थी। मतलब बात ये हो गई थी कि मैंने आपको पार्टी के लिए घर पे बुलाया था, 500 रुपए का मेरा बजट था, 460 रुपए आपने खर्च करा दिए थे। अब मैं आपको इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा था कि भाई साहब पार्टी खत्म कर दो, फंड नहीं है अब मेरे पास, और ऐसे करके ही पार्टी खत्म कर दी गई। मतलब आप मुझे एक चीज बताइए, आपने बोला आपने ईरान पे अटैक किया था फॉर देम टू कम आउट ऑफ न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन। उनका यूरेनियम खत्म नहीं हुआ है, 60% एनरिच हो चुका है, 90% एनरिच होते ही वो उसका प्रॉपर न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। छोटा न्यूक्लियर वॉरहेड क्रिएट करने के लिए 60-65% पोजीशन ऑफ एनरिचमेंट से आप उसको इनिशिएट कर सकते हैं। जिस कारण से आपने वॉर चालू किया था वो कारण तो नहीं खत्म हुआ। आपने क्रूड पे भी जो फ्लक्चुएशन क्रिएट करने की कोशिश करी थी, क्रूड भी देखिए करेक्ट कर दिया। मतलब ये जो पूरा आपने एक एपिसोड क्रिएट किया जिसमें हफ्ता 10 दिन सारे के सारे लोग सारे के सारे मार्केट्स आपको देख रहे हैं। मतलब विवेक सर, देर वॉज अ टाइम, आपको भी पता होगा कि एनएससी की तरफ से ना जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता था, नीट या ओडीआईएन अपडेट होता था ना, एक मॉक ट्रेडिंग होती थी। मॉक सही। ट्रेडिंग में क्या होता था, कोई भी सौदा मार देते थे। अब सर ये मॉक न्यूज क्रिएट की जा रही है और उसके चक्कर में एक्चुअल मार्केट में जो पोजीशन हो रही है ना, क्योंकि ये तो पता ही नहीं कि कब ये एक्चुअल करने वाले हैं और कब ये खराब सिचुएशन में करने वाले हैं। एक ट्रेडर के लिए तो सर सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई है। और मैं कहता हूं जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब है ना, तब तक ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रह के और मीडियम टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही हमें फोकस करना चाहिए। ट्रेडिंग पे कब हमारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते रहेंगे हमें पता नहीं लगेगा, बट मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म अगर ट्रेडिंग पोजीशन बना के रखेंगे ना, तभी हम पैसा कमा सकते हैं। ये लोग पैसा नहीं कमाने देंगे, ये हमसे बड़ी शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। आई एम सो सॉरी आई एम पुटिंग इट ऑन एयर ऑन सच अ बिग चैनल, बट मुझे लगता है कि फॉर द टाइम बीइंग जो सिचुएशन चल रही है, ट्रेडिंग बैच हमें अब लेनी ही नहीं चाहिए। सर अब तो ट्रेडर्स ये बोलते हैं एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। इन लोगों से वो एक्सपेक्ट कर लो जो कि अनएक्सपेक्टेड है। युद्ध भी एक्सपेक्ट कर लो और उसकी सीज फायर भी तुरंत ही एक्सपेक्ट कर लो कि कुछ दिन में हो जाएगी। ये भी एक बड़ी चीज़ है, लेकिन ये अच्छी चीज़ भी है सर। युद्ध होना तो फिर गलती है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारे मनी 9 पर शुरू हो रही है वो है मनी 9 का यूट्यूब प्रीमियम, जिस पर कि मैं हम बता दें कि ये सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं। और इसमें आपको इकोनॉमी में जो 179 का प्लान है मंथली का, डेली मार्केट अपडेट्स, प्रायोरिटी आंसर, मनी 9 स्टॉक्स एंड एमएफ हेल्पलाइन, ये सब मिलेगा आपको। और उसमें स्टैंडर्ड जो प्रोग्राम है जिसमें 299 का प्रोग्राम है, इसमें अगर आप ये 3 सर्विसेज तो मिलेंगी ही, साथ ही मार्केट पल्स, मनी 9 स्टॉक हेल्पलाइन और म्यूचुअल फंड्स ट्रबल शॉर्ट सेशन ये भी आपको मिलेगा। साथ ही वीआईपी प्लान भी है। वीआईपी प्लान में आपको ये सारी सर्विसेज मिलेंगी जितनी भी लिखी हुई है, प्रायोरिटी आंसर्स टू मेंबर क्वेरीज, मनी 9 पोर्टफोलियो एनालिसिस, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन और एक्सक्लूसिव इनवाइट टू कॉन्क्लेव एंड समिट्स। तो ये सारा 599 में आपको मिल जाएगा। तो मनी 9 के अब आप अगर एक्सक्लूसिव मेंबर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए प्लान्स, और जल्द से जल्द मेंबर बनिए मनी 9 टीम का, फैमिली का, और फ़ायदा उठाइए इन सभी सर्विसेज का।